भाई साहब, राहुल गांधी के घर कितना नोट पहुंचा? अभी ऑटो से पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बोरे में भर के, और कितना नोट मारे हैं काला धन। ये क्या खेल है भाई साहब? प्रधानमंत्री जी को एक्यूरेट जानकारी है क्या इसकी? पहले तो उन्होंने कहा कि टेम्पू से पहुंचा भर भर के। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि मारे हैं। मारे? हाँ, कुछ देर के बाद कहा कि मारे हैं। हाँ। तो भारत के प्रधानमंत्री को व्हीकल्स का भी पता है कि टाइप ऑफ व्हीकल्स क्या है। हाँ। टेम्पू से गया है पैसा। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को नहीं गया है, राहुल को गया। राहुल को शाहजादे को गया है। साहबजादे की शाहजादे को गया है। तो उन्हें पता है कि किस वाहन से गया है, तो ये भी पता है कि कितना गया है। अच्छा, अभी पता होगा कि नोट मतलब 100 का था, 200 का था, 500 का रूप से पता होगा। जब वाहन का पता है और नोट का पता है, बोरा भी पता है, मतलब कुंतल वाला था कि 50 किलो वाला 50 किलो वाला है, तो निश्चित रूप से उन्हें ये पता होगा। देखिए भाई, लेखपाल को जब गांव का सबका पता होता है कि किसके घर क्या बन रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री है, निश्चित रूप से उनको पता होगा। वो ऐसे नहीं बोल रहे होंगे, और इतने जिम्मेवार पद पर बैठा व्यक्ति जो है ऐसे नहीं बोलेगा। ऐसे नहीं बोलेगा। बात में दम है। तो फिर एजेंसियों को क्या करना चाहिए? अब इनको क्या करना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि टेम्पू से भर भर के बोरे में पैसा गया है, तो इनको और कितना मारे हैं। तो ये सवाल बात का उठता है दुबे जी की, ये इनको क्या करना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री अगर जान रहा है कि अमुक व्यक्ति के घर बोरे में भर भर के नोट गया है, तो इन्हें तो सीधे थाने में एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। और थाना तो छोटी चीज है ना, बड़ी चीज है केंद्रीय जांच ब्यूरो। हमको एक बात मालूम है, जानकारी है, बहुत पहले जब हम आप साथ सोशल वर्क या पॉलिटिकल वर्क करते थे, तो ठीक यही बात जीतन राम मांझी ने गांधी मैदान में कहा था कि निर्माण कार्यों में एस्टीमेट ज्यादा बनाता है लोग, और उससे हमको कमीशन। मतलब बिहार का मुख्यमंत्री। तो जीतन राम मांझी जी ने सार्वजनिक सभा में कहा था, चुनाव के दौरान कहा था, गांधी मैदान में कहा था कि पहले वो निर्माण इकाइयों से हमको पैसा आता था, तो अब लेकिन जो पैसा आएगा उसको हम वैसे कामों में खर्च कर दूंगा, लोगों के हित के कामों में, सार्वजनिक कामों में खर्च कर दूंगा। कन्फेस करना कि पैसा आता था, अब तक मैं रखता था, और ये करना कि अब जो आएगा उसको मैं ऐसे ऐसे कार्यों में, शिक्षा उच्छा में दे दूंगा, तो आएगा ही क्यों? पहले तो ये लोग भाई साहब दिमागी रूप से खाली हो गया। एक तरफ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि पैसा आया था मैं रखा हूं, अब आएगा तो नहीं रखूंगा, बांट दूंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टेम्पू में भर भर के नोट गया है राहुल गांधी के यहाँ, साहबजादे के यहाँ, और कितना पैसा मारे हैं। तो ये दिमागी रूप से फ्रस्ट्रेशन है, मानसिक बौखलाहट है, डिप्रेशन है। तो क्या ऐसे मामले पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी को अपराध दर्ज नहीं करना चाहिए? यही वो साबित करता है कि एक प्रधानमंत्री के बयान पर भी अगर वो काम नहीं करता है, तो वो निश्चित रूप से फिर प्रधानमंत्री का तोता संस्था है। और इनकी एक राष्ट्र सेवक जैसा कहते हैं, ये प्रधान सेवक, इनकी लायबिलिटी क्या बनती है? इनकी लायबिलिटी बनती है कि जैसे ही वाहन गया, वाहन को पकड़वा देना चाहिए था। अगर इन्हें सूचना बाद में हुई तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बताना चाहिए कि उस वाहन को पकड़ लें, इनके घर पर छापा मारे, सीसीटीवी कैमरा आदि सड़क ओड़क पर जो लगे होंगे, इनके घर पर छापा मारे, रोड बरामद करें।
अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी आप कह देंगे किसी को कि भाई साहब आपके घर इतना नोट छाप छाप के गया था, बोरे भर भर के गया था, टेम्पू से गया था, एक्का से गया था, अच्छा ऑटो उसका से गया नंबरवा था। नहीं बताया ना ऑटो का? मालूम होगा, हो सकता है कि ऑटो वाले के कारण न बताए हों, उसका भी तो वोट महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि बात करने में बहुत बातें छूट जाती हैं समय अभाव में, अगली बार बताएंगे, अगली बार बताएंगे। अच्छा भाई साहब, उसका भी नाम लिया है कि नोटवा किसने किसने दिया है, किन पूंजीपतियों ने, 2 नाम आए हैं। बड़ी बात तो यह है कि एक बार दुबे जी आप 82 में नायब तहसीलदार को आपने ट्रैप कराया था, हम 92 में हम दोनों ने ट्रैप कराया था, हम भी थे उसमें। तो हम आप दोनों बयान के लिए गए थे कोर्ट में, याद होगा आपको। तो जज ने कहा कि अरे लेना थोड़ा अपराध है, देना भी अपराध है। आपको याद है वो कार्नर में कोर्ट बैठी हुई थी, सीएम शुक्ला उसके वकील थे। अच्छा, उसके वकील सीएम शुक्ला थे। हम लोगों के लड़ गए, हम लोग लड़ गए और सीएम शुक्ला ने हमको डांट भी दिया, चुप रहो बैठो, न्यायालय है यहाँ, न्यायालय है यहाँ। और जज ने आते ही कहा कि अरे लेने थोड़ा अपराध है, देना भी अपराध है, हम दोनों को जेल भेजेंगे, कुछ ऐसे कहा। और यही नहीं कहा, कहा कि आप लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे घुसखोर उसका नाम लेकर के उसको फांसी हो जाएगी क्या, ऐसे कहा। अच्छा, और हमको तो कुछ ऐसे डांट दिया कि हमको न्यायालय से बाहर तुरंत लगभग जाना पड़ा। सवाल इस बात का है कि जब ये गुजरी है पर, जब एक जज कोर्ट के डायस से कह रहा है कि लेना अगर अपराध है तो देना भी अपराध है, तो मैं अगर वो सुना, अब उस जज को कैसे समझाया जाए, यह बात हम लोगों की पूरी दुनिया देख रही है। 2 चीजें हैं प्रदेश में, एंटी करप्शन, राजा राम थे क्या नायब तहसीलदार, भ्रष्टाचार, चलिए जो गए भ्रष्टाचार निवारण संगठन और सतर्कता अधिष्ठान, 2 हैं जो प्रदेश सरकार के, इनको पकड़ेंगे। और अगर केंद्र सरकार की नुमाइंदगी करने वाला कोई अधिकारी है तो सीबीआई पकड़ेगी। तो ऐसे मामले में जब घूस जिससे मांगा जा रहा है वो है, यदि उचित माध्यम को यह बताता है कि सही मामले में सही काम के लिए हमसे उत्कोच की मांग की जा रही है, तो उसका महत्व राष्ट्रीय मीमांसा का हो जाता है कि भाई इसने घूस देने से पहले बताया। तो जिसने पकड़वाया था नायब तहसीलदार को, वह कहा कि साहब हम अपने खारिज दाखिल के मामले में कई बार गए, इन्होंने हमारी बात नहीं सुना, कहा कि इससे कम लेंगे ही नहीं, डांट के भगा दिया। तो वह कहाँ अपराधी है अब? लेकिन जज ने अपने जमीर को गिरवी रख दिया है, इसलिए कह रहा है कि इससे फांसी थोड़ी ही हो जाएगी उनको। अब फिर जैसा हमको याद आ रहा है, बहुत दिन का मामला है ये, रामपुर जीवन के का ये मामला था, मात्र 200 रुपए का उन दिनों का मामला था। तो दोस्तों लगता होगा, एक बार अपने मित्रों को बता दें, लगता होगा कि आज ही हम लोग पैदा हो गए हैं। दर्जनों रिश्वतखोर लोक सेवक रंगे हाथ पकड़े गए, जिसमें थाना पुलिस भी था, राजपत्रित अधिकारी भी थे, और यह हम लोगों की इच्छा थी, चाहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म। ये अच्छा भाई साहब, एक बार राजनाथ सिंह जी को हम लोग पकड़े उसमें होटल में। पकड़ना थोड़ा खराब होगा, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। 4 घंटे के चक्का जाम का आयोजन किया गया था। तो हम लोगों ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, किसने अधिकार दिया कि आप चक्का जाम कराएंगे? किसी को मुंबई जाना है, किसी को विदेश जाना है, कोई रोगी लेके जा रहा है, कोई नहीं अपने जरूरी काम से भी जा रहा है, छूट जाएगा उसका काम। मतलब ये तो अंतिम अस्त्र होना चाहिए। रुमाल लेकर के अपना चेहरा पोंछते रहे, पानी पीते रहे। अंततः उन्होंने कहा कि अब आज के बाद अपने जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में हम ऐसा नहीं करेंगे। यह कार्यकर्ता की ताकत थी। अब कार्यकर्ता के पास वह ताकत नहीं रह गई है, और ठेका पद्धति वाली जैसी नौकरी है 11 महीने वाली, वैसे ही है। अब फिर से हम लोग ऑटो पर आते। एक चीज मेरे समझ में नहीं आता दुबे जी, कि ये सवाल आपने बड़ा वाजिब किया है। अब राजनीतिक कार्यकर्ता भी वो बगावती नेचर का, बगावती सुर का अब नहीं हो रहा है। अब जो भी कारण हो, या तो ऐसे ही छांट के भर्ती ही किए जा रहे हैं, या तो भर्ती किए जाने के बाद जैसे चिकवा
वो बकरवा का वो दबा देते थे। कैसे दबाते, क्या अनुभव हमको तो नहीं है, थोड़ा अब आपको होगा। कहते थे गांव में, अब लोग पता नहीं अब अरे सच्चाई क्या। आप तो उसके शौकीन रहे हैं। जैसे वो अच्छा भाई साहब, लाल मुर्गा अच्छा होता है क्या? कभी कभी आप कहते थे कि लाल मुर्गा। अब वही है, पहले जो सुना जाए, ये तो सुनी सुनाई अरे बातें। मतलब अनुभव बताइए ना। तो जैसे चिक पकड़ लेता है तो फिर उसकी बोलती बंद हो जाती है, और वैसे ही लगभग अब कार्य करता। अच्छा, हाँ, मतलब यह क्या इनको कसाई माना जाए जो राजनीतिक दल के आका है, और चिक मान लिया जाए कार्यकर्ताओं को? और क्या मानेंगे आप, और क्या मानेंगे? किसी भी दल में यही हाल है। किसी भी दल में जमीर मर गया। जमीन मर। पहले तो गिरेबान पकड़ते थे हम लोग, कलराज मिसिर को, राजनाथ सिंह जी को, और तमाम मंत्री हड़कते थे कि अरे आ गए भैया सब। नहीं, और हम ही लोग थोड़ी पकड़ते थे। बीरेंद्र सिंह को हमको याद है, राजनाथ सिंह को सिटकनी में बंद कर दिया। वो आदमी, राजनाथ सिंह जी उन दिनों प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे क्या? राजनाथ सिंह ने आके खिड़की से कहा भाई साहब खोलिए, और तो बीरेंद्र सिंह ने कहा उन दिनों कि भाई साहब कोई ऐसा झूठ बताइए कि जो हम लोग इस बार भी बोले अपना कमवा बन जाए चुनाव में। तो आप इस तरह के कहाँ मिलेंगे, आप कहाँ मिलेंगे? या तो एक तरह से कह लीजिए कि वो लोग एक तरह से बगावती नेचर के थे, और बगावत दल से थोड़ी था, बगावत इनकी तिकड़मबाजी के विरुद्ध कार्यकर्ता का अपना जमीर था, उसी को बगावती नेचर आप कह लीजिए, बागी नेचर कह लीजिए, और कोई बात नहीं। भाई साहब, एक प्रोफेसर हैं राम गोपाल, और बड़े पदाधिकारी हैं, कई बार निकाले भी गए हैं समाजवादी पार्टी से। हाँ। और हमें लग रहा है कि 92 से लगातार यह राज्यसभा में बने हुए हैं। हाँ। इन्होंने कहा है कि राम मंदिर का जो नक्शा बना है वो सही नहीं है, बड़ा बेकार मंदिर बना है, वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। और राम गोपाल ने तब कहा जब उनके लड़के का चुनाव खत्म हो रहा था। इसके पहले तो यह कहा कि कहलवाया। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह कि आज हम पहली बार सुने हैं कि राम गोपाल जो है वो शास्त्री भी है। नहीं, शास्त्री नहीं है, राज्यसभा के ज्योतिषी भी है राम गोपाल यादव। ये कहने का मेरा शास्त्री का मतलब कि वो ज्योतिषी भी है, पहली बार मैं जाना हूं। मैं जानता था कि प्रोफेसर राम गोपाल पहले किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव हुआ करते थे। आज आप जब बताएं तो पहली बार हम जाने हैं कि इनको नक्शा में गुण दोष समीक्षा करने का भी इनके पास वो ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान है। और या तो फिर ये बौड़मबाजी है, क्या कहा जाए, या फिर कहलवाया गया, ऐसा भी हो सकता है क्या? कि एक कहावत है ना कि मोर घनिया निकल जाए, तेली के बरहद ऊपर पर है, तेली के बरहद। हाँ। और पंडित जी लोग कहते थे ऐसे कि बर मरे चाहे कन्या हमके। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान है। आज पहली बार मर्मज्ञ हैं ये पहली बार मैं जाना हूं। अब तक तो मैं जानता था कि मुलायम सिंह और उनके बेटे को लड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में इनकी बड़ी महती भूमिका रही है, और जो कुछ भी ये अखिलेश को बरगला के मुलायम सिंह से हमेशा लड़वाते रहे हैं, जो भी चुकी रहा हो, और सबका तो तीन तिकड़म का इनको ज्ञान था, लेकिन ये ज्योतिष का ज्ञान, वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी इन्हें है। ये पहली बार मैं जाना हूँ। चलिए, मैं जरूरत पड़ेगी तो इनसे भी अपने वास्तुशास्त्र मकान का दिखवाया जाएगा। रही बात, एक चीज मैं ये कहूँगा दुबे जी, कि प्रधानमंत्री जी का ये वर्तमान का वक्तव्य, जहां से आपकी बात शुरू हुई है, ये हताशा में दिया गया बयान लगता है। जैसे दुबे जी, एक छोटी सी बात आपको याद दिलाए, कलराज मिश्र साहब 90 के दशक में अपने मलिकपुर गांव आए थे, और गांव में परमानंद मिश्रा जी प्रिंसिपल साहब व्यवस्थापक थे, और राममूर्ति पांडे जी वो चला रहे थे, क्या बोलते हैं, संचालन कर रहे थे। तो कलराज जी मिश्र जी ने कहा कि पहले भी मैं नंबर 2 था और अब भी नंबर 2। जितेंद्र नाथ पाड़े के साथ हम लोग वापस आ रहे थे, तो जितेंद्र नाथ पाड़े ने कहा कि हम लोग तो पहलवा से जानते ही थे कि नंबर 2 हैं, लेकिन अब कहने की जरूरत क्या पड़ गई, लग रहा है कि अब कोई और बात है।
तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है ये अलग विषय है, क्यों बोला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्यों बोला है ये प्रथम दृष्टिया मेरे को ये बताती है बात कि प्रधानमंत्री जी भारी हताशा में हैं, बौखलाए हुए हैं और निराशा में हैं। एक भारत का प्रधानमंत्री जिसके पास इतने संवैधानिक अधिकार हो, वो ये कहे कि कितना पैसा मारे हैं। अरे भाई आप खुद ही बताओ ना, इतना पैसा मारे हैं, मारे हैं तो उनको तुरंत पकड़ के जेल में करो। और टेम्पू भर भर के गया, टेम्पू वाले को भी उस घटना में शामिल है, उसको भी जेल में करो। अच्छा, एक बड़ी बात आपने बताया है कि गाजीपुर जैसी जगह पर जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी अब कोई अपराध करके निकल नहीं पाएगा, क्योंकि सीसी कैमरे इधर भी लगे हैं, सीसी कैमरे उधर भी लगे हैं, सीसी कैमरे उधर भी लगे हैं। अब बड़ा मुश्किल है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पकड़ा जाएगा। और दिल्ली जैसी जगह में राहुल गांधी किसी झोपड़ी उपड़ी में, गाँवों में तो है नहीं होंगे। तो अगर गया है उनके घर तो चारों तरफ सीसी कैमरे लगे होंगे, पुलिस के कैमरे भी पोल पर लगे हुए। ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, आप दीजिए ना, वो खुद ही टेम्पू वाले को पकड़ लेंगे, कन्फेस करवा लेंगे हम ही लेके गए थे। और यदि नहीं दे रहे हैं तो दाल में काला इधर भी है, लवार एक शब्द या तो एक देखिए, या तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए लबरपन है, ये लबरपन है। चलो झोंक दिया, तब तक काम निकल गया, फिर इसके बाद कुछ हुआ चाहे जुमला। या तो राजनीतिक तत्क्षण लाभ के लिए एक जुमला है, लेकिन भाई साहब ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के भाषा का प्रयोग, अरे ये जुमला फेंकवाना था, किसी और से फेंकवा देते। भाई साहब ये इस बात को कह के आप नहीं निकल पाएंगे, आप बैठे हुए हैं संवैधानिक पद पर। अच्छा भाई साहब, एक चीज, जैसे पूंजीपति, मेरे जैसा व्यक्ति यद्यपि इस बातों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर है कि क्या हो गया है इन लोग। एक मुख्यमंत्री गांधी मैदान में कह रहा है कि मैं लेता था, एक प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से सभाओं में कह रहा था कि टेम्पू भर भर के उसके पास गया है और वो मारा है। क्या कितना मारे हो? हाँ, कितना मारे हो, वही बात, शब्द खेर फेर है। तो इन लोगों को हो क्या गया है भाई साहब? एक विषय है, और आप अब जनता को, हम व्यापारी आदमी हैं, हमसे इससे सबसे लेना देना नहीं है, और हम इसमें वो गवाही भी नहीं करने जाते, बहुत डरे हुए हम भी हैं। 140 करोड़ में से एक हम भी हैं, लेकिन जैसे ये मतलब ये हो क्या गया है इन लोगों। आप लोग भी चंदा उंदा देते हैं राजनीतिक दलों को? लिफाफा में देते हैं, खुल के देते हैं? भाई सबको देते हैं चंदा, क्या मतलब। अभी तो पत्रकार एसोसिएशन वाले आए थे, ले गए, बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ उसमें ले गए। तो अरे चुनाव हम बताइए ना, इस समय 2024 वाले में अब जो परिचय चुपचाप देना है कि जो परिचय कहा जाता है मांग देता है तो दिया ही जाता है। इलेक्टोरल बांड में आप कुछ नहीं? इलेक्टोरल बांड अभी वह स्थिति नहीं है, तो स्थिति की बात नहीं है इलेक्टोरल बांड। अरे जब भाई साहब इलेक्टोरल बांड पर क्यों जा रहे हैं? वह स्वेच्छा से दी हुई धनराशि नहीं है। जब कोविशील्ड बनाने वाले एजेंसीज ने, लोगों ने 50 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया, तो जिन लोगों 52 करोड़, हाँ 52 करोड़ दिया, हाँ 50 करोड़ से ऊपर का दे दिया, तो आप समझिए कि ये, हमको तो लगता है कि ये रिश्वत लेने का एक सुधरा हुआ स्वरूप है। पार्टी फंड में जाइए, जमा करिए, आइए आपका मैं काम करता हूँ। काम ही नहीं करूंगा। एक तो जितना कुछ एजेंसियां ऐसी हैं, कुछ जिनके पास जितना था स्रोत, उससे अधिक उन्होंने चंदा दिया और लौट करके कई गुना आ गया, कई गुना काम दे दिया गया उनको। इस तरह से हुआ है। ऐसा ही होता है। बिजनेसमैन अपना पैसा वहीं लगाता है जहां मल्टीप्लाई करता है। इन लोगों को पहले भी जो चंदा देते थे वो ऐसे थोड़ी कि दे के भूल गए।
चंदा देते थे, गुड रिलेशन के बाद वो अपना काम लेते। तो अब भाई साहब गाजीपुर में का लगत है केकर हवा बा? प्रत्याशी तो कुल सामने आई गल माना। देखिए भाई भारतीय साहब, जनता पार्टी अभी मैं सोच रहा था कल, हम्म। तो आ गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। अच्छा, ये कौन थे? ये जनसंघ के संस्थापकों में से थे। अच्छा, तो और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हाँ। तो अंत्योदय जब भी मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, चाहे ये प्रत्याशी कौन कौन आए हैं, एक ई रिक्शा वाला भी किसी जनता राज पार्टी से उसने टिकट भरा, तो मैं सोच रहा था तब तक पंडित जी मेरे सामने आ गए। अच्छा, आत्मा आ गई। आत्मा आ गई। तो पंडित जी ने एक बात कहा था। रात को आए कि दिन में आए, कैसे? शाम को ही ऐसे ही थोड़ी एक कप चाय पी के 4 बजे के करीब अपने गोदाम पर बैठा था। सोचा कि अरे भाई साहब, इधर रिक्शा वाला, ठेला वाला सभी लोग आ गए ना, क्योंकि ऐसा भी नहीं है जिसमें तमन्ना है प्रतिनिधित्व करने की, और जो अपने को लायक समझता है वो सब आएंगे। हम उनको हीन भाव से नहीं देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब हमको भी वोटवा देने पड़ेगा मतदाता के नाते। तब तक पंडित जी आ गए बीच में। दीनदयाल जी स्मरण आ गया उनका। पंडित जी ने कहा था, वोट फॉर पर्सनालिटी नॉट फॉर पर्सन। वोट फॉर पर्सनालिटी। हाँ, नहीं, उन्होंने ये कहा था, 2 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कही थी, चुनाव लड़ते वक्त कहा था कि वोट फॉर पर्सनालिटी नॉट फॉर पार्टी। एक वाक्य ये कहा था। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा था कि वोट फॉर पर्सन नॉट फॉर पर्स। वोट डब्बा में न डालें, वोट व्यक्ति को दें। यानी वोट व्यक्तित्व को दें। पर्सन का मतलब व्यक्ति को दें, वोट डब्बा, पर्स का मतलब डब्बा से। तो उन्होंने कहा कि वोट फॉर पर्सन नॉट फॉर पर्स। पहले वाक्य में उन्होंने कहा था वोट फॉर पर्सनालिटी नॉट फॉर पार्टी। ब्रजभूषण जी का व्यक्तित्व वोट देने लायक अगर है तो ब्रजभूषण जी को दो, किस पार्टी में है इससे कोई मतलब नहीं। तो ये लोग मनीषी लोग हैं, अच्छे लोग रहे हैं। उसी मनीषी की पार्टी से भी एक आए हैं सज्जन, और कई लोग हैं, आप जानते ही हैं। डॉक्टर उमेश सिंह जी हाथी पर चढ़ करके आए हैं, बीएचयू के महामंत्री रहे हैं। अफजाल अंसारी का अभी तक गड्ढमड है। 13 को फैसला आने वाला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा दिया था और सुप्रीम कोर्ट से इनकी सदस्यता बहाल किया, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने जून तक का समय दिया है हाई कोर्ट को कि इनका मामला निस्तारित करो। उनकी बिटिया रानी भी घूम रही हैं, और एक है पारसनाथ राय, और भी कई लोग हैं। तो मूल 3 प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है आपको? अभी चुनाव उभरना बाकी है। अभी नेताओं जैसा आप गोल गोल घुमा रहे हैं। देखिए 2 बातें। आचार्य शंकर का सृष्टि दृष्टिवाद पढ़ लीजिए, आर्किमिडीज के सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ लीजिए। आचार्य शंकर ने सृष्टि दृष्टिवाद में कहा कि सत्य की एक रूपता, यानी सत्य का निर्धारण केवल संरचनात्मक नहीं है, वह दृष्टि कैसे इमेजिन कर रही है उस पर भी निर्भर करता है। अब देखते आप भी हैं, देखता कुत्ता भी है। आप बरम बाबा को प्रणाम करके निकल जाते हैं, अब कुत्ता क्या करके निकल जाता है आप जान रहे हैं। सबसे खराब पक्ष इसमें यह है, सबसे खराब पक्ष यह है कि यह पगलेटपन, हाँ, पगलेटपन मतलब पागल से पगलेटपन हो गया। हाँ, पगलेटपन, यह बदमिजाजी, यह एक तरह से मैं कह लूं पगलेटपन और बदमिजाजी, और एक तरह से मैं कह लूं यह बदगुमानी भी कह लूं कि हम अपना जूता रख देंगे और लोग सर झुका के चले जाएंगे। अब ये नहीं चलने वाला भाई साहब, नहीं चलने
या तो फिर वही लोग चलाएंगे जिनको कोविडशील्ड वैक्सीन बनानी है, जिनको ठीके पट्टे लेने हैं। आम जनता को आप जूता रख दें और कहें यही बरम बाबा है आज के दिन के, इनको सलाम करके जाओ। अब यह नहीं होने अब होने वाला नहीं है, अब नहीं, कभी भी नहीं हुआ है और अब भी नहीं होगा। अगर कभी होता तो मुसोलिनी के पीरियड में, गद्दाफी के पीरियड में पाइप में घुस के जनता विद्रोह पर खड़ी होकर कूच कूच के नहीं मार डालती। कभी भी नहीं होगा। और यह इशारा किसके तरफ है अगर गाजीपुर के संदर्भों में देखा जाए तो? भाई यह इशारा तीनों प्रत्याशी के संदर्भ में है, खास तौर से जिसके ऊपर भी आप लागू कर लीजिए। अल्टा पलटी करके हम तो एक दिन सपा के एक नेता से पूछे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तो उन्होंने कहा क्या? तो हमने कहा कि तुम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद, अखिलेश जिंदाबाद और उनके बाप जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद दिन जीवन भर करते रहे, और कहाँ से फिर आ गए ये क्या नाम है अफजल अंसारी साहब, अभी पिछली बार ये बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, इससे पहले कौमी एकता में इनकी पार्टी थी, उसके पहले विलय कर लिए थे, कम्युनिस्ट में थे, तो तुम लोगों को लाज नहीं लगती है? तो उसने अब तो झाँव करने की नियत में आ गया, वो कहा कि आप लोगों को लाज नहीं लगती है? मनोज सिन्हा निकाल के जूता रख दिए और कह रहे हैं कि उसी पर आप सलाम करिए। अब हम नाम नहीं बताएंगे उसका। तो वो हमको भाजपा का समझ रहा था, तो जैसे ही हम तो उसको थोड़ी चिकोटी काटे, हम उसको थोड़ी सा वो क्या बोलते हैं उसको, जरा सा उसको छेड़े, पिन मारे उसको छेड़े। हम कहते तुम लोगों को लाज नहीं लगती? अरे बगावतपुर उतर जाओ यार, क्या कर रहे हो ये? तो उसने कहा कि आप लोगों को लाज नहीं लगती? मनोज सिन्हा ने जूता निकाल के रख दिया, कह दिया कि ब्रह्म बाबा इसी को सलाम करिए, आप लोग मुड़ी ठेके जा रहे हैं। अरे हमने कहा नहीं, वो संघ से बड़े लंबे पीरियड से कहा कि अरे हमको मत सिखाइए, मैं भी जखिनिया का हूँ वो आदमी। तो भाई साहब अब क्या बताया जाए, गाजीपुर के कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, यहाँ के बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ने भिड़ने, सड़क पर उतरने, लोगों के साथ चलने वालों का इतना टोटा था कि बहुजन समाज पार्टी यद्यपि सामाजिक कार्यों में सिद्धस्त व्यक्ति हों, रमे व्यक्ति हैं, डॉक्टर उमेश जी, उनको उठा लाई, टिकट दे दी। इनका अफजाल जी का जान ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो समाजवादी पार्टी वाला नमवा भी कहिए तो बता दें। नहीं ठीक है, ऐसे ही उसने कही दिया। हमने कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तो कह रहा कि आप लोगों को, हमको भाजपा का समझ रहा था, तो कह रहा आप लोगों को लाज नहीं लगती? किसी ने जूता निकाल दिया, कह दिया बरम बाबा इन्हीं को सलाम करो। तो भाई अच्छा भाई साहब, लोगों ने मान लिया है क्या कि जैसे अगर सामान्य वर्ग से लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे, और अगर ये वंशी है तो खूंटा वहीं गाड़ेंगे? सतही तौर पर मान लिया है। ये खत्म कब होगा और खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा आप एक चीज ये बताइए ब्रजभूषण जी, जब आप शुरुआती दौर में राजनीति करते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हमको जहां तक जानकारी है। आप राजपूत बस्ती में जाते थे तो वहीं भर बस्ती थी, उसमें भी चले जाते थे, चार बस्ती में भी चले जाते थे, वहीं दाना वाना बैठ के मुर्तारी खाते होते थे। हम लोग भी साथ थे। अब भारतीय जनता मुर्तारी क्या है, जहां मिला जगह वहीं बैठ लिए बसाटा रहे। अब कुर्सी उर्सी तब नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चमरोटी में जाता है, सपा का कार्यकर्ता भी चमरोटी में नहीं जाता। और ये मान लिया है कि वहां जाना समय गंवाना। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रायः लोग, आप तो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार अब हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रायः गाड़ी आप यादव बस्ती में नहीं देखेंगे या हरिजन बस्ती में आज नहीं देखेंगे। उनके लोगों ने मान लिया है कि वहां जाना समय गंवाना।
आप लास्ट मोमेंट में, अपने ही दिनों के लास्ट मोमेंट में आप पाएंगे बहुजन समाज पार्टी उफान पर आ गई थी जब आप भाजपा में थे, तो आप देखेंगे कि आप भी जाने से परहेज करने लगे थे। शुरुआती दौर में जाना चाहते थे, जो आपसे 100 ठो काम भी लिए थे, 1000 बार आप उनके लिए संघर्ष भी किए थे, उनके यहाँ भी लास्ट मोमेंट में यह बात अलग थी कि संबंधों के नाते जाना होता था, दाना पानी वो लोग खिलाते पिलाते थे, घुमा देते थे। हाँ हाँ, लेकिन यह मन में हो गया था कि यार वहां तो मिलना नहीं, हाँ वहां मिलना नहीं, समय गंवाना है। समय गंवाना। तो दोस्तों, यह रहे चंद्रशेखर सिंह जी। आपके मन में लगता होगा कि किससे बात कर रहे हैं। एक साथ हम लोग राजनीति किए और राजनीति में बड़ी शुचिता और संस्कारपूर्ण राजनीति रही। हम लोग हैंडपंप का पानी पी लेते थे, जिसके काम से जाते थे उसका पानी नहीं पीते थे, और भाई साहब तो पिलाते भी थे, भगवान ने दिया था। और उसी में इनका भी जो बाप दादा का था सब नुकसान होता गया। इस समय चंद्रशेखर जी शराब के बड़े व्यवसायी हैं, कहने में कोई गुरज नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे धीरे धीरे क्यों कर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और हम हो गए, समय और परिस्थितियों ने ऐसे बनाया कि बच्चे बड़े बड़े हो गए, देखते ही देखते बेटियां बड़ी हो गई, सयानी हो गई, शादी करने की नौबत आ गई, पढ़ाई के लिए फीस नहीं था, कपड़े नहीं थे, कापी नहीं थे, और हम यूट्यूबर बन गए। समय का चक्र, समय बड़ा बलवान, समय का ही चक्र, समय बड़ा बलवान है। आज मुलाकात हो गई है, और यह जो वार्ता, यह सब कारण समय ही रहा, समय का है। तो आपको यह वार्ता हमारी कैसी लगी बताइएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं भाई साहब। नमस्कार। वृद्धि और भी हो जो आप जिस व्यवसाय में लगे हैं, और धन्यवाद।